हाँ जी, तो अभी अपन देखते हैं न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अपन ने देखा था कि 3 पीढ़ियों की मेहनत, गैलीलियो, टाइको ब्राहे, केपलर या फिर और कॉपरनिकस भी अपन डाले, 4 पीढ़ियों की मेहनत के वजह से न्यूटन को मालूम पड़ा कि कोई भी दो बॉडीज जिनके पास मासेस है वो एक दूसरे को एक ऐसे फोर्स से अट्रैक्ट करती है जो फोर्स इनवर्सली डिपेंड करता है, इनवर्सली वन अपॉन उल्टा डिपेंड करता है उन्हीं दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में के डिस्टेंस के स्क्वायर पर। ठीक है, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ ढूंढ कर निकालना, ये न्यूटन की जिंदगी की सबसे बड़ी भारी चीज थी। क्योंकि उससे पहले तक हम इंसान, पूरी मानव जात, सिर्फ ऊपर आसमान में तारे दिखती थी, टिम टिम तारे, और रंगोली बनाती थी आसमान में, कॉन्स्टिलेशन, है ना, ओरायन द हंटर, अर्सा मेजर, अर्सा माइनर, नाम सुने ना इतने, है ना, कैसियोपिया वगैरह वगैरह, कुंभ राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, वो अपन बनाते बैठते थे। उसके अलावा अपन कोई बहुत प्रोग्रेस नहीं कर रहे थे। तो मैथमेटिकली दुनिया कैसे चल रही है, ब्रह्मांड कैसे चल रहा है, इस चीज को ढूंढ के निकालना, ये न्यूटन का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था, दिस वन इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये बहुत डेवलप हुआ है, आज तो फिजिक्स इस चीज की अलग है पूरी। तुमको अगर पढ़ना है तो तुम अपनी जिंदगी के 80 साल तक सिर्फ इनवर्स स्क्वायर लॉ ही पढ़ते पढ़ते निकाल सकते हो, इतने जगह लगता है ये अलग अलग फिजिक्स में। चार्जेस के बीच में लगता, मैग्नेटिज्म में लगता, दुनिया में लगता, कंप्यूटर में लगता, फलाने ठिकाने जगह लगता, बनते जगह लगता। ठीक है, बोला अभी कमिंग बैक टू द टॉपिक। फिर न्यूटन काका ने जो बोला, उसके साथ में उन्होंने एक चीज और खुद से भी ढूंढी। ये तो उन्होंने ढूंढा बिकॉज ऑफ केपलर, और केपलर के पहले के ऑब्जर्वेशंस, उससे बहुत बड़ी मदद हो गई, है ना। वो T² R³ याद है ना थोड़ा थोड़ा, उसका रेशो कांस्टेंट रहता है फॉर ऑल प्लैनेट्स। सारे प्लैनेट्स के लिए वो रेशो ही एकदम ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। दुसरी चीज, कृष्णा पुढचे इथून पुढे येऊन बस, पुढच्या चटईवर ये, हिरव्या हिरव्या जागेवर येऊन बस, उठ पटकन, रुक। बोल भाऊ क्या। हाँ, R³ अपॉन T²। अगर एक रेशो सेम है तो दूसरा सेम ही रहेगा ना भाऊ, सबका। क्योंकि सबका जो लेंगे वो सबका लेंगे ना। ठीक है, तो वो जो भी वो सब सेम था। और दूसरा, न्यूटन ने ये ढूंढ के निकाला कि फोर्स जो है मासेस के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता डायरेक्टली। अब देखो बच्चों, इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस लेंगे अपन, सब बच्चे ध्यान से सुनना। दो गोले हैं, दो, एक का मास 1 किलो है और 1 किलो है, चलो 1 किलो, 1 kg और 1 kg। नहीं रुको, 6 किलो और 6 किलो, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 1 मीटर का। और अभी फिलहाल इन दोनों में जो फोर्स लग रहा है वो 144 न्यूटन है। सारे बच्चे ध्यान से सुनना, है ना, ये चीज हो रही है। 6 किलो, 6 किलो के दो गोले 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हैं, और भैया ने ऐसे बोला है, लेट जस्ट अज्यूम दैट कि इन दोनों में फोर्स लग रहा है 144 न्यूटन का। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं 6 किलो का गोला और 6 किलो का गोला 2 मीटर पे रख दूं, यानी डिस्टेंस क्या कर दूं, पहले के मुकाबले क्या कर दूं, 2 गुना कर दूं। चलो एक क्वेश्चन ही ऐसे लेता हूँ, 2 मीटर पहले का डिस्टेंस है, अब 4 मीटर कर दिया, 4 मीटर। तो मैंने पहले के मुकाबले कितना कर दिया डिस्टेंस, 2 गुना कर दिया। और फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो मैंने कितने गुना किया मैं उसको यहाँ पर रखूंगा, मैंने 2 गुना किया, 2 का 4 किया, यानी 2 टाइम्स किया। जितने टाइम्स किया उसको 1 अपॉन करके स्क्वायर करूंगा। तो 1/2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, मतलब मेरा आंसर आया 1/4। 1/4 दर्शाता है कि मेरा फोर्स पहले जो भी कुछ था, अब उसका 1/4 हो जाएगा, 1/4। हिंदी में बोलूँ तो 1/4, इंग्लिश में बोलूँ तो 1/4। पहले जो भी फोर्स था उसका 1/4 हो जाएगा। पहले कितना था भैया, पहले था 144। तो 144 का 1/4 हो जाएगा, 144 के दो और दो टुकड़े करो, 36 न्यूटन। सब बच्चों को बात समझ आ रहा है क्या, फर्स्ट क्वेश्चन सबको समझ आ रहा है क्या। अच्छा, और एक क्वेश्चन देखते हैं, सब बच्चे ध्यान से देखना। 6 किलो का गोला था और 6 किलो का गोला था, दोनों में डिस्टेंस 2 मीटर का था, और इन दोनों के बीच में 144 न्यूटन लग रहा था, ये तो क्वेश्चन ही है। दूसरा क्वेश्चन ये है, ये तो पैराग्राफ ही है ऊपर का, दूसरा क्वेश्चन ये है, अगर मैंने 6 किलो के गोले को और 6 किलो के गोले को 6 मीटर दूर कर दिया, यानी
शुरू में वो दोनों जितने जितने दूर थे उसके मुकाबले कितने दूर किया, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स तो मैं एफ प्रोपोर्शनल 1/d का स्क्वायर है ना, यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स लिखूंगा मैं। तो एफ प्रोपोर्शनल 1/3 का स्क्वायर वो क्या आ जाएगा, 1/9। तो पहले जो था उसका 1/9 टाइम्स हो जाएगा। पहले फोर्स दोनों के बीच में कितना लगता था, 144 न्यूटन लगता था, अब उसका 1/9 टाइम्स हो जाएगा। बोले तो 9 1 ये कट करो, 16 न्यूटन फोर्स बचेगा। सारे बच्चों को ऑनलाइन ऑफलाइन सबको बात समझ आ रही है क्या, पूरा अच्छे से समझ आ रही है क्या, पक्का? अच्छा जी। चलो तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है, 6 किलो और 6 किलो का गोला था, 2 मीटर दूर रखे वाला था, 144 न्यूटन का फोर्स उन दोनों में लगता था। तो अगर मैंने 1 किलो का एक गोला 3 किलो का कर दिया, दूसरा 6 का रखा, पर एक गोला मैंने शुरू का गोला 3 का कर दिया, डिस्टेंस भी मैंने उतना च रखा 2 मीटर, डिस्टेंस को मैंने नहीं छेड़ा। मैंने छेड़ा तो सिर्फ और सिर्फ उसके मास को छेड़ा। तो अब पता करना है कि अब इन दोनों में कितना फोर्स लगेगा। तो भाई साहब सारे बच्चे ध्यान देना, फोर्स डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ मासेस पे। प्रोडक्ट ऑफ मासेस पे पहले वाले के केस में मास का प्रोडक्ट करो, कितना है, m1 36 है। अब भी वाले के केस में प्रोडक्ट ऑफ मासेस करो, कितना है, 3 6 18 है, 18। मतलब पहले वाले केस में जो प्रोडक्ट ऑफ मासेस था उसके मुकाबले अब भी वाला प्रोडक्ट ऑफ मासेस ज्यादा है कि छोटा है, छोटा है। कितने गुना छोटा हुआ, कितने गुना, डिवाइड बाय 2 हुआ ना ये। 36 को डिवाइड बाय 2 करूंगा, 36 के 2 टुकड़े करूंगा तो 18 होगा ना। सारे ऑनलाइन बच्चे ध्यान से सुनना, सब जन ऑफलाइन ध्यान से सुनना। ऑनलाइन सब बच्चे प्लीज कैमरा ऑन रखना, मैं 1 2 मिनट में सबको उड़ा दूंगा जिनके कैमरा बंद रहेंगे। तो 36 को डिवाइड करा 2 से तो 18 हो गया। अब ऐसे ही फोर्स है, फोर्स डायरेक्टली डिपेंड करता है M1 M2 पे। तो M1 M2 के साथ जो हुआ ना वो तुम यहाँ पे रख दो। M1 M2 के साथ क्या हुआ, देखो डिवीजन रखो एक तो, नहीं तो ऐसे सोचो कि किससे मल्टीप्लाई करूं, काय को। मैं पहले 36 था ना मासेस का प्रोडक्ट, 6 6 जा 36 था, अब 3 6 जा 18 है। तो मैं 36 को काय से मल्टीप्लाई करूं जो वो 18 बन जाएगा, हाफ से मल्टीप्लाई करूं, हाफ से, 36 को हाफ से। तो जो हमारा ओरिजिनल फोर्स था ना, फोर्स वो भी हाफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमारा फोर्स इज था 144, 144 का हाफ कर दिया तो कितना आंसर आएगा, 72 न्यूटन। बात समझ आ रही है क्या सब बच्चों तुमको, देखो 72 न्यूटन दिमाग में बैठ रहा है क्या तुम लोगों के, नक्की? ठीक है। और एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ध्यान से सुनना। बहुत सारे लेते रहूंगा मैं इसके ही केस में। 6 न्यूटन, 6 किलो 6 किलो का गोला था, 2 मीटर के डिस्टेंस पे रखा था, 144 न्यूटन का फोर्स इन दोनों गोलों के बीच में लगता था। मैंने क्या किया, मैंने पहले वाले को 3 किलो का कर दिया, दूसरे वाले को 2 किलो का कर दिया, पर मैंने डिस्टेंस चेंज नहीं किया, मैंने डिस्टेंस उतना च रखा। आप पूछ रहे फोर्स कितना लगेगा, पहले तो 144 लगता था, अब कितना। चलो डिस्टेंस पे तो फर्क नहीं पड़ा ना। फोर्स काय पे डिपेंड करता है, M1 M2 पे, प्रोडक्ट ऑफ मासेस पे। पहले वाले केस में प्रोडक्ट ऑफ मासेस कितने, 6 6 जा 36, और दूसरे वाले केस में प्रोडक्ट ऑफ मासेस कितना है, 3 2 जा 6। मैं 36 को काय से मल्टीप्लाई करूं जो वो 6 बन जाए, 1/6 से मल्टीप्लाई करूंगा ना। तो जो फोर्स है ना, फोर्स न्यू वाला फोर्स, वो भी ओल्ड वाले फोर्स के 1/6 रहेगा। ओल्ड वाला फोर्स कितना है भैया, 144, 144 के 6 टुकड़े कर दो, पहले 2 करो फिर 3 करो, 24 न्यूटन। इतना आंसर आ जाएगा। देखो चेक करो मैथमेटिकली सही है क्या, चेक कर लो तुम लोग। ठीक है, आंसर कितना आएगा, 24 न्यूटन। क्या तुम्हारे बच्चों के दिमाग में जा रहा है क्या, पक्का? अच्छा अब थोड़ा अपन है ना एक साथ में खिचड़ी क्वेश्चन लेने वाले हैं, सब लोग थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर नहीं समझ आए तो पूछना, मैं डबल बता दूंगा। कोई भी क्वेश्चन अभी तक का भी अगर नहीं समझ आए तो पूछ सकते हो, मैं डबल बता दूंगा। 6 किलो का गोला था, 2 मीटर के डिस्टेंस पे रखा था, 144 न्यूटन का फोर्स उन दोनों में लगता था। अब हमने 6 किलो के गोले को आधा काट के 3 किलो का कर दिया, 6 किलो के गोले को 3 टुकड़े काट के 2 किलो का कर दिया, और इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस हमने 2 मीटर से डायरेक्टली 8 मीटर कर दिया, 8 मीटर। फोर्स डिपेंड करता है M1 M2 पे, लेकिन इस बार डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है। तो तुम बच्चे मुझे बताओ, पहले वाले केस में, पहले वाले केस में M1 M2 कितना है,
सिक्स सिक्स जा 36 है। और डिस्टेंस कितना था? अच्छा, डिस्टेंस टू का स्क्वायर ऐसा था, बरोबर ना? अभी सब बच्चे ध्यान से देखो। अभी ये थ्री के साथ, ये सिक्स के साथ क्या हुआ? थ्री बन गया। बोले तो क्या हुआ? मल्टीप्लाई। हाफ। सिक्स हाफ जस्ट थ्री होता ना, छह का हाफ करा तो थ्री होता ना। सिक्स को हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ता। देखो प्रोसेस हो पा रहा है क्या? सिक्स को काहे से मल्टीप्लाई करूँ जो टू बन जाएगा? किससे मल्टीप्लाई करूँ सिक्स को? 1/3 से करूँ? सब बच्चों को समझ आ रहा है? अगर किसी को भी समझ नहीं आ रहा है तो बिंदास पूछने का, पूछोगे तो बताऊंगा। अगर नहीं पूछोगे तो भी मैं मान लूंगा कि तुमको समझ आ रहा है और फिर मैं आगे चलते रहूंगा। तो बिंदास पूछने का, नहीं समझा तो। और सब बच्चे मेरे को ये बताओ, डिस्टेंस का क्या कर दिया भाई साहब? टू को एट कर दिया, मतलब मल्टीप्लाई बाय 1/4 करा। इंटू फोर करा ना, फोर। समझ आ रहा है ना तुमको? अब देखो फोर्स लिखते हैं अपन, फोर्स। फोर्स रहता M1 M2। तो भाई M1 में, ये M1 नाम के गोले में जो बदला हुआ है ना, चेंज हाउ मेनी टाइम्स, वो टाइम्स लिखना रहता है तुमको, हाफ टाइम्स। M1 में M1 के जगह कितना चेंज हुआ वो लिखना रहता है। M2 के जगह वो भी उधर भी कितना चेंज हुआ, चेंज वो लिखना रहता है 1/3 टाइम्स। और ये इधर कितना चेंज हुआ डिस्टेंस में? 4 टाइम्स। डिस्टेंस छोटा हुआ कि बढ़ गया? बढ़ गया ना, गॅप छोटा झाला की वाढला? वाढून गेला ना दोघांमधला गॅप? तर जितक्या पट वाढला, है ना, जितने पट वो बढ़ा है, द नंबर ऑफ टाइम्स डिस्टेंस इंक्रीज हुआ है, 4 टाइम्स। पहले दो था, अब 8 हो गया, 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। वो टाइम्स यहाँ पे डिस्टेंस की जगह लिखना। और डिस्टेंस का स्क्वायर हो रहा है तो टाइम्स का भी स्क्वायर होगा। प्लीज बच्चों इसको सॉल्व करने में मेरी हेल्प करो। वन वन जा वन, एंड टू थ्री जा, और नीचे डिवीजन में फोर का स्क्वायर बोले तो 16 बैठा है। अच्छा, तुमको समझ आता है क्या? क्या तुम बच्चों को समझ आता है कि ऊपर का फ्रैक्शन 1/6 है? और ये जो बीच में काली काली दंडी ना, काली काली दंडी, ये काली काली दंडी का मतलब डिवीजन है, डिवीजन। और इधर 16 है। समझ आता है क्या? चेक करो सारे बच्चे। 16 के नीचे कुछ भी नहीं लिखा है, बोले तो क्या लिखा है? 16 के नीचे कुछ भी नहीं तो वन है, 16/1। और वो बीच में डिवीजन है। तुम बच्चों को डिवीजन सॉल्व करते आता है फ्रैक्शन का? क्योंकि हम उसमें पहले वाला फ्रैक्शन 1/6 एज इट इज लिखते हैं। लेकिन हम लोग डिवीजन को क्या कर देते हैं? मल्टीप्लीकेशन। और 16/1 का 1/16, वन वन जा वन, एंड 16 6 जा 96। तो फोर्स है ना, फोर्स, जो ओल्ड फोर्स था ना, ओल्ड फोर्स, उसका 1/96 टाइम्स होने वाला है, तब जाके हमको न्यू फोर्स मिलेगा। ओल्ड फोर्स कितना था? 144 न्यूटन। उसको 1/96 से मल्टीप्लाई करना है। क्या ये दोनों किसी एक कॉमन टेबल में आते हैं? 16 6 जा 16 9 जा, 9 और 6 किसी टेबल में आते हैं? थ्री के टेबल में आते हैं। 3/2, दिस इज द न्यू फोर्स। नवा फोर्स आला है, 3/2 सॉल्व करो, 1.5 न्यूटन, इतना छोटा सा फोर्स आया। समझ आ रहा है कि सब बच्चों? ये पांचवा क्वेश्चन था बच्चों। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 5। देखो भैया, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, और दिस वन वॉज क्वेश्चन नंबर 5। अभी तुम लोग ना एक बार आराम से ऑब्जर्व कर लो, क्वेश्चन नंबर 1 को देख लो एक बार सब जन। मैं बोल रहा हूँ ना देखने को, तो देख ही लेना उसको, उस टाइम पे दूसरा कुछ मत करना। स्कूल का कंप्लीशन भी मत करना। अगर किसी को क्वेश्चन 1 नहीं समझ आया तो पूछो, मैं बता। ऑफलाइन ऑनलाइन कोई भी बिंदास बताओ। माइक ऑन करके बोल दो, सीधा आवाज दे दो, फिर नहीं समझा। समझ आया तो आगे चलूं क्या? देखा क्वेश्चन नंबर 1? भले सब जन क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान दो। एक बार रीड करो, पूरा समझने की कोशिश करो। हो गया? ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको पढ़ो, समझो, आराम से देखो।
हो गया। क्वेश्चन 3 किसी को डाउट? नहीं। क्वेश्चन 4 पढ़ो सब जन, ध्यान देना, ध्यान से रीड करो एकदम। आई होप सो कि पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो। पढ़ो पढ़ो, लिखो मत, पढ़ो। यहाँ पे अपने को क्या रखना रहता है? वो टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स वाला। फर्स्ट मास हाफ हो गया ना, 6 का हाफ हो गया 3, तो मैंने M1 की जगह हाफ लिखा। दूसरा मास 1/3 हो गया ना, 6 का 2, तो मैंने 1/3 लिखा। फिर डिस्टेंस 2 का क्या हो गया? 8, 4 टाइम्स हो गया, जितना टाइम्स उतना लिखूंगा, 4 का स्क्वायर। उससे वो सब सॉल्व करके 1/96 आया। उससे मुझे समझा कि जो न्यू फोर्स है, जो मुझे पूछा है ना, नया फोर्स कितना हो जाएगा, वो पूरा वाले फोर्स के 1/96 टाइम्स हो जाएगा। पुराना वाला 144 था, उसका 1/96 करा, कटिंग कुटिंग करके 3/2 बोले तो 1.5 होगा। दिमाग में बैठ गया ना एकदम अच्छे से? ठीक है जी। बोला अभी बहुत सारे वो क्वेश्चन वोश्चन चलते रहते, मैं एक क्वेश्चन देता तुमको, तुम लोग करके देखना। एक 200 kg का गोला है और एक 100 kg का गोला है, और ये दोनों 100 मीटर दूर रखे वाले, 100 मीटर दूर, दूर अंतरिक्ष में एकदम। समवेयर इन द मिडल, नॉट एग्जैक्टली इन द मिडल, मिड पॉइंट नहीं, इन दोनों के बीच में कहीं पे तो भी, कहीं पे तो भी एक 50 kg का गोला लाके रखा है, 50 किलो का। तुम बच्चे सोचो ना, ये 50 किलो को कौन कौन खींचने की कोशिश कर रहा होगा? न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ बोलता है कि एनी टू बॉडीज हैविंग मास अट्रैक्ट ईच अदर। तो नीले वाले को कौन खींच रहा होगा? लाल वाला भी खींच रहा होगा, ये 200 किलो वाला, और 100 किलो वाला भी खींच रहा होगा। लेकिन मजे की बात ऐसी है कि ये 50 किलो का घोड़ा बीच में ऐसी कौन सी तो भी जगह पे रखे वाला था, मतलब ये 200 kg से मान लो एक्स मीटर पे रखे वाला था, एक्स मीटर पे, कि इस पे इधर वाला फोर्स और उधर वाला फोर्स फिटम फाट हो गया, टिट फॉर टैट हो गया, कैंसिल कैंसिल हो गया, सेम सेम इक्वल फोर्स हो गया। तुम मुझे निकाल के बताओ एक्स की वैल्यू क्या है? इस 50 किलो के घोड़े को हमने 200 kg वाले से कितना दूर रखा होगा? तुम बच्चे सोच के देखो। ठीक है, सब बच्चे प्लीज अपना कैमरा ऑन रखना। सार्थक है क्या क्लास में? हाउ हाउ, यस यस, करो करो करो। आणि बच्चों मैं तुमको एक बताता हूँ बस, जी की वैल्यू को जी ही रहने देना, जी को जी लिखना, वो बाद में लास्ट में कैंसिल हो जाएंगे, उसकी वैल्यू का टेंशन मत लो। थोड़ा सोचो।
हो गया क्या? फ्रैक्शन में आए तो फ्रैक्शन में बताना। कोई भी बच्चा, ऑफलाइन बच्चा ऑनलाइन बच्चा, जिससे हो पाए पहले। क्वेश्चन वापस समझाऊं क्या एक बार? एक 200 किलो का रेड किलो का बॉल है, और थोड़ा दूर 100 मीटर दूर उससे 100 किलो का बॉल है। दो रेड कलर के बॉल है, 200 किलो 100 किलो के। इन दोनों के बीच में, नॉट इन द मिडल, नॉट इन द मिड पॉइंट, समवेयर इन द मिडल, बीच में किधर तो भी 50 किलो का गोला रख दिया। वो 50 किलो का गोला 200 किलो वाले गोले से एक्स मीटर दूर था। मतलब वो 100 वाले से कितना दूर था? 100 - x दूर था। और अब वो 50 किलो के घोड़े पे इधर जो फोर्स लग रहा है और उधर जो फोर्स लग रहा है, वो दोनों बैलेंस आउट हो गया। कैंसिल कैंसिल हो गया, दोनों इक्वली फोर्स लग रहा था। तुमको पता करना है एक्स की वैल्यू कितनी है। सोचो सोचो सब जन। सारे बच्चे कैमरा ऑन करके बैठना। चलो हो गया। बताओ क्या? सॉल्यूशन बताओ। सब जन देखो। आ जाना चाहिए था यार तुमको तो अभी तक। ये 200 है, 50 है, 100 है। अच्छा देखो, मेरे को एक बात बताओ थोड़ा सा। 200 से लेकर 100 तक 100 मीटर की दूरी है। तो अगर 200 से लेकर 50 तक एक्स की दूरी होगी, काली काली, तो बचे वाली ग्रीन ग्रीन दूरी कितनी होंगी बरा? ये समझता है क्या? ये 100 - x होंगी। पूरी लाल दूरी में से काली को निकाल दो। लाल में से काली को निकाल दो। लाल है 100, उसमें से काली निकाल दो, माइनस कर दो, तो 100 - x बचेगी। या तो जिन बच्चों को वैसे नहीं समझता, ऐसे समझने की कोशिश करो। ये वाला एक्स है और ये वाला 100 - x है। जरा इनकी एडिशन तो करके देखो। है ना? ये वाला एक्स है और वो वाला 100 - x है। इनके एडिशन तो करके देखो, एक्स और -x करके आंसर 100 आया ना। मतलब दोनों को, इस नन्ही सी जान को और उस नन्ही सी जान को मिलाया तो 100 बनेगा ना पूरा का पूरा। बात समझ आती है क्या सारे बच्चों को ये? भैया आपने ये क्यों किया, लेकिन आपने 100 - x क्यों लिखा? अरे भाई, तो थोड़ी सी ये बात समझ कि अपना जो 50 किलो का गोला है। सब जन बात समझो ध्यान। अभी मैं समझा रहा हूँ ना, तो अभी लिखना छोड़ दो, अभी ध्यान दो। अपना जो वो 50 किलो का गोला है। अरे चल क्यों नहीं रहा ये? एक मिनट। देखो, अपना जो वो 50 किलो का गोला है, उसको और 200 को देखो। उन दोनों में ना एक फोर्स लग रहा होगा। 50 वाला भी 200 को खींच रहा होगा, 200 वाला भी 50 को खींच रहा होगा। अभी हमको देखना है कि 50 को कितने से खींच रहा फोर्स। वो न्यूटन क्या बोला रे, वो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे निकलने का? G, m1, m2, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 200 और 50 के बीच में एक्स है क्या? एक्स। सारे बच्चों को ये भाषण समझ आता क्या? कि ये जो F1 फोर्स है, F1, जो कि 200 खींच रहा है 50 को खुद के तरफ, वो इतना इतना है। ये रेड बॉक्स है, रेड बॉक्स। G, m1 m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। प्लीज सारे बच्चे ध्यान से मेरी बात को सुनो। ये जो 50 किलो का गोला है, 100 वाला गोला मान लो इसको F2 फोर्स से खींच रहा है, F2। वो न्यूटन क्या बोला रहे, वो फोर्स कैसे लिखने का? नवीं में पढ़ा ना अपन ने, G, m1 m2/d², जी इंटू मास नंबर वन। मास नंबर वन चलो 100 ले लो, मास नंबर टू 50 ले लो, अपॉन दोनों के बीच में का डिस्टेंस का स्क्वायर। 50 और 100 के बीच में डिस्टेंस कितना है? 50 और 100। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 100 - x का। तो जो डिस्टेंस है 100 - x का, अपन उसका स्क्वायर करेंगे। मेरी बात समझ आ रही क्या? चेक करो। मेरी बात समझ आ रही क्या? हाँ ना, हाँ ना? बघा बघा, डोक्यात घुसतंय का? यस। अपन इन दोनों को इक्वल करेंगे बच्चों। अपन इन दोनों को इक्वल करेंगे। ठीक है? नक्की। और इन दोनों को, क्योंकि ये दोनों भैया इक्वल क्यों करेंगे? ये तो F1 F2, अरे अपने को क्वेश्चन में जो बोल के रखा है कि 200 वाला इसको 50 को जितने से खींच रहा, 100 वाला भी उतने से खींच रहा। 200 वाला कितने से खींच रहा? G इंटू 200 इंटू 50 अपॉन एक्स का स्क्वायर।
और 100 वाला कितने से खींच रहा? जी इंटू 100 इंटू 50 अपॉन 100 माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों इक्वल है बच्चों, इक्वल। और सब मल्टीप्लीकेशन में है, मल्टीप्लीकेशन में है तो जी और जी कटेगा, 50 और 50 कटेगा। आई होप सो कि तुमको इतना इक्वेशन सॉल्विंग आता है। ये 100 वन जा 100, देखो इधर होगा और एक कटिंग होगा बच्चों, वो कटिंग है 100 वन जा 100, 100 टू जा 200। बात समझ आती क्या तुमको? तो ये 2/x का स्क्वायर है बच्चों, और ये इधर हो गया 1/100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये समझ आ रहा क्या बच्चों तुमको? अभी मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके बताने वाला हूँ, ये ब्लू कलर वाला। ठीक है, बहुत फास्ट में सॉल्व करके बताने वाला हूँ, और ये तुमको समझ जाएगा। तो तुम लोग ध्यान से सुनना, मैं जो सॉल्व करने वाला हूँ वो सॉल्विंग को तुम थोड़ा ध्यान से देखना। देखो भाई, सब जन स्क्रीन पे ध्यान दो, लिखने को तो तुमको भलता ही टाइम दे दूंगा मैं। 2/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बच्चों, क्या मैं 2 को ऐसा लिख सकता, √2 इंटू √2? 2 को लिख सकता √2 इंटू √2। एक्स स्क्वायर को लिख सकता है एक्स इंटू एक्स। क्या 1 को ऐसे लिख सकता 1 इंटू 1? और 100 माइनस एक्स के स्क्वायर को ऐसे लिख सकता 100 माइनस एक्स इंटू 100 माइनस एक्स। तो क्या तुम सारे बच्चे एक बात ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि संकल्प भैया जानबूझ के पूरे चीजों को स्क्वायर स्क्वायर में तोड़ रहे, दो दो की जोड़ी में, इधर दो की जोड़ी, इधर दो की जोड़ी, इधर दो की जोड़ी, इधर दो की जोड़ी। संकल्प भैया जानबूझ के सारी चीजों को दो दो की जोड़ी में तोड़ रहे हैं। मतलब कि भैया उसको कैसे लिखना चाहते हैं? भैया उसको ऐसे लिखना चाहते हैं कि √2/x इंटू √2/x। ऐसे समझ रहे हैं? √2/x इंटू √2/x। अच्छा माइला, वो तो √2/x का स्क्वायर ही है ना, वो तो उसका स्क्वायर ही है ना। अरे भाई, मैं अगर 4/5 को मल्टीप्लाई करूंगा 4/5 से, तो 4/5 का स्क्वायर ही हो गया ना वो नंबर को अगर मैं खुद से मल्टीप्लाई कर रहा तो मैं अगर √2/x को मल्टीप्लाई कर रहा √2/x से, तो √2/x का स्क्वायर हो गया ना भैया। जा रहा है क्या सबको? पक्का? बोला। तो ये हो गया, इधर हो गया √2/x का स्क्वायर। और दूसरे साइड में आरएचएस की टीम में क्या हो गया? वो हो गया 1/100 माइनस एक्स इंटू 1/100 माइनस एक्स। क्या वो 1/100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया? बच्चों, दोनों तरफ क्या कर दिया संकल्प मैंने? होल स्क्वायर कर दिया। तो तुमने स्कूल में पढ़ा है क्या वो फालतू डायलॉग, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड? पढ़ा है क्या? तो अब इन जैसे ही दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे बच्चों, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो जाएगा। तो अपने पास जिंदा क्या बचा? अरे देखो देखो देखो, अपने पास जिंदा क्या बचा? √2/x इज इक्वल टू 1/100 माइनस एक्स। ये अपने पास जिंदा बचा ये। अब भाई एक्स की वैल्यू कैसे निकालने की? अरे भाई, ये 100 माइनस एक्स अब डिनोमिनेटर है ना, इसको उधर ऊपर फेंक। वो √2 से मल्टीप्लाई ना भैया, लेकिन अरे होन देन, फिर क्या हो रहा है? अब भैया ये एक्स इधर, हाँ भैया एक्स को इधर 1 की तरफ ला, तो 1 और एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। अरे होन देन भैया, क्या टेंशन है? √2 इंटू 100, 100 √2, √2 इंटू माइनस एक्स, माइनस √2x इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स, 1x। सारे ऑनलाइन सारे ऑफलाइन बच्चे इस बात को समझ सकते हैं क्या कि माइनस का √2x, ये विभीषण रावण की टीम को छोड़ के श्री राम की टीम में आ जाएगा शरण लेने के लिए, इधर आ जाएगा, प्लस √2x हो जाएगा इधर आने के बाद में। सारे बच्चों को समझ आता है क्या? और क्या सारे बच्चों को एक बात समझ आती है कि ये 1 के साथ भी x चिपके वाला है और √2 के साथ भी x चिपके वाला है, तो x को कॉमन लो, तो ब्रैकेट में 1 प्लस √2 बचेगा क्या? 1 प्लस √2 या +1 बचेगा क्या? वो ब्रैकेट को ना नीचे फेंक दो। वो ब्रैकेट को, जब राम जी ने रावण का वध कर दिया तो उन्होंने लंका पे कब्जा नहीं कर लिया, उधर राजा किसको बना दिया? उनके ही रावण के ही भाई को, विभीषण को ही राजा बना दिया, और वो वापस अपने अयोध्या को आ गए। ठीक है, जब राम जी ने लंका पर विजय प्राप्त कर लिया तो 1 प्लस √2 को वापस लंका भेज दिया, देखो, राज करने के लिए उधर। एक्स की वैल्यू आई क्या तुमको? समझ आ रहा क्या? अब अगर तुम, भैया नहीं नहीं, मेरे को तो डेसिमल पॉइंट में आंसर चाहिए भैया। अरे भाई, तेरे को अगर पॉइंट में आंसर निकालने का तो देख भैया, अपन रैशनलाइज कर लेते। ठीक है, एक बार मैं पुनः विनंती करूंगा, सारे से कैमरा ऑन करके बैठे। ये √2 + 1 है, इसको अपन रैशनलाइज करेंगे √2 - 1 और √2 - 1। सारे बच्चे ध्यान से सुनना। √2 + 1 और √2 - 1 जब मल्टीप्लाई होगा तो √2 2, 1 1 जा 1, और 100 √2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 100 √2 इंटू √2, 100 √2 इंटू √2। अच्छा, वो मल्टीप्लाई होगा 100 √2 -1, तो ये 100 √2 ऐसा। समझ रहा क्या सब बच्चों को? बच्चों मुझे बताओ, √2 और सच्ची में तुमको पता है क्या √2 की वैल्यू कितनी रहती? मैंने तुमको 9th स्टैंडर्ड में रटा ही है ना, 1.414 ऐसी रहती, अपॉन 2 - 1 1। 100 2 जा 200 माइनस 14 14 इंटू 100, 141.4। समझ रहा क्या?
200 माइनस 141 करो। 200 में से 140 उड़ाओ पहले। 60 बचे, 60 में से एक उड़ाओ, 59, 59 में से 0.4 उड़ाओ, 58.6 मीटर। ये आ गई एक्स की वैल्यू। क्लियर? ठीक है। ये तो बच्चों देखो, बच्चों बच्चों बच्चों, अगर तुमको ये हार्ड गया ना तो तुम्हारा फिजिक्स नहीं हार्ड है रे बाबा। तेरे को मैथ्स नहीं आता लाले। तेरे को मैथ्स सुधरना पड़ेगा। तुमको अगर ये नहीं समझ आया तो तेरा फिजिक्स नहीं हार्ड है, तेरे को मैथ नहीं आया। फिजिक्स तो इतने में चावर क्या था? ये लिख के बताओ, ये लिख के बताओ, इसके बाद सब मैथ्स था। F1 और F2 लिख के बताओ क्या है, उसके बाद सब मैथ्स था। ठीक है। तुम लिखना चाहते हो क्या कुछ? बघो, अगर तुम कुछ लिखना चाहते हो तो यू कैन नोट इट डाउन. मग पुढे जाऊ आपण. जितने भी ऑनलाइन बच्चे अभी क्लास कर रहे हैं ना, उनमें से वही बच्चे भी कैमरा ऑन रखो जो संभाजी नगर सिटी में रहते हैं, छत्रपति संभाजी नगर सिटी में, बाकी बंद कर दो। मेरे को बस एक आइडिया लेना है, या अगर मैं संभाजी नगर में आ जाऊं तो तुम लोग आ पाओगे क्या? उस केस में भी कैमरा ऑन रखना। 5 है क्या? ठीक है। कौन से स्कूल के भाई तुम लोग? अमितेश स्टेपिंग स्टोन्स ना? बरोबर ना? स्टेपिंग स्टोन ना, की होली क्रॉस? स्टेपिंग स्टोन भैया। ओके। भार्गवी एमपीएस, सार्थक चाटे, श्रेया न्यू हाई स्कूल, बरोबर ना? और निधि दीदी तुम? भैया मेरा वुडरेज है। वुडरीज है क्या? अच्छा, वुडरेज है। तुम्हारे वो सीनियर है ना, एक शालमली दीदी है ना, शालमली हाँ देशपांडे। हाँ हाँ। और उनके पहले एक था ना, सार्थ, सार्थ शाह। हाँ। मैं दोनों को करता हूँ मेंटोर। ओके। ये दोनों, हाँ। ठीक। और ठीक. सार्थक तुला जमेल ना भाऊ यायला? तू कुठं राहतो संभाजीनगर मध्ये? आरजे इंटरनॅशनलच्या समोर. तर तुला उस्मानपुरात यायला क्रांती चौक वर जमेल का तुम्हाला यायला? जर मी असं हा, संडेला 4 तास वगैरे ठेवला क्लास तर 10वीचा. क्रांती चौकला येईल. जमेल ना? 4 आवर्स एव्हरी संडे जर ठेवला ऑफलाईन तर? चालेल. ठीक आहे. तुम्हाला बाकीच्यांना जमेल का? नाही? हो, जमेल. बघू काहीतरी. ऑनलाईन पण असेलच ऑप्शन, पण शक्यतो. सृजन भाऊ तुम्ही कुठून? तुम्ही तिकडचे ना, वर्धा? अरे सृजन, तू तर 1 वर्ष सिनियर आहे ना, एसपीआय वाला आहे ना तू तो. हो ना? नाही, हा ज्युनियर्सचा क्लास चालू आहे रे. करायचं तर करा, असं हरकत नाही. उद्या सकाळी राहील तुमचा एसबीआयचा क्लास. ग्रुपवर येऊन जाईल टाइम टेबल. ये हो गया क्या? ये लिखने का है. तुम्हारे पहचान में अगर बच्चों कोई भी ऐसा बच्चा होगा ना जो एसपीआई की पढ़ाई कर रहा है, सर्विसेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट की, आगे जो एनडीए में जाना चाहता है और अभी 10वीं में है, एसपीआई देने वाला है, तो तुम उनको बोल सकते हो कि अपना फ्री बूट कैंप चल रहा है 1 महीना, खरड़ के पढ़ाई करा रहे हैं अपन, से बच्चे कोई हो तो उनको तुम बोल सकते हो. ये लिख लिया क्या? सर बोला जी. सर तुम ग्रुप दूसरा बनवलाय का तुझा खूप आवाज कटतोय रे. SPI लागल्यास तुझा साठी? कॅमेरा बंद कर मग बोल. बोल बोल. हम्म. तर SPI साठी दुसरा ग्रुप बनवलाय का? नाही, उद्या सकाळी बनवून घेणार आहे मी. सध्या तर तुम्ही 4च जण आहात. एक ऑफलाईनला आहे माझी स्टुडंट वर्षभरापासून, आणि 2 जण तुम्ही आहात. तू आणि एक तन्मय. तन्मय फ्रेंडच आहे ना तुझा? हो सर. हो, तुम्ही दोघं आणि एक अजून आहे. ठीक आहे. ओके सर. उद्या सकाळी बनवून घेईल मी ग्रुप, आणि त्यावर तसं तर तुम्हाला पाठवलंच आहे मॅथ्सचं करायला. पहिले हो मॅथ्स हो. स्ट्रॉंग कर. मग मी हिस्ट्री वगैरेचे सगळे पेपर वगैरे सॉल्व्हिंग घेणार आहे कंटिन्यू करून.
चलो ठीक है, सारे ऑनलाइन बच्चे कैमरा ऑन कर लो अभी क्लास में के। डन, ये वाला लिख लिया सबने? लिखो लिखो, 1 मिनट रुका हूं मैं। ये बिल्कुल है ना, तुम ये जो अभी तुम स्क्रीन पे देख रहे हो ना, तुम जब 10th में जाओगे, सब सीबीएसई वाले कार्टे, स्टेट बोर्ड वाले भी सब लोग, तुमको हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर आएगा सबको, आईसीएसई सीबीएसई स्टेट बोर्ड सबको। तो हाइट एंड डिस्टेंस में बार 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 यही चीज देखोगे तुम, कि अरे हाँ, एक्स और एक्स एक साइड में गोला हो रहा, और उधर जाके वो ये हो रहा, एक सादा सादा नंबर 1x, और एक गंदा गंदा नंबर √2x, फिर x कॉमन लेना पड़ रहा, और 1 + √2 का ब्रैकेट बना के नीचे डिनोमिनेटर में डालना पड़ रहा। और इतना करने के बाद भी टीचर आधा मार्क कट कर दे रहा, क्योंकि टीचर मार्क तभी देगा जब तुमने रैशनलाइज करके आंसर निकाला है 58.6। ये तुमको 10वीं में दिखेगा। जो बच्चे ऑलरेडी 9th से यहाँ पर है, उनको मालूम है ये हाइट एंड डिस्टेंस सब, अपन ने पूरा एक्सरसाइज एक्सरसाइज पिछले साल के समर हॉलीडे में आवरे वाली है पूरी, आरडी शर्मा हाइट एंड डिस्टेंस की, बलून एरोप्लेन सब कुछ। हाँ, वो अलग बात है कि तुम कितना रिवाइज करते हैं कितना नहीं। हो गया बच्चों, चलने का आगे? एक देखो, ये लिखना है। कोई पीछे का लिखना चाहता है तो बोलो भाई, माइक ऑन करके बात किया करो। तो तुम सभी कंसेंट लिया क्या स्कूल वालों ने? वो एक कागज का दे दिया तूने? तेरे को वही स्कूल में रहना है 10वीं में? एक साल कितने बदलता रहा? युवराज से क्या? हाँ। अच्छा, जेरोक्स वगैरह के बोल देना, बिल्डिंग खा लिया कुछ हो गया। बहुत फटीचर चाले है वो स्कूल के। ये हो गया सबका? उनके मतलब एमपीएस में ऐसा एक फॉर्म दिया है बच्चों को कि आ, इस पे पेरेंट्स की साइन लेके आओ, उसमें इंग्लिश में लिखे वाला है कि तुम कंसेंट देते हो अपना, कि तुम बिना किसी दबाव के अगले साल भी हमारे स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हो। और अगर तुमने बीच में से मतलब वो बाइंडिंग एक वर्ड लिख दिया उन्होंने, लीगल वर्ड, यू आर बाइंडेड। तो अगर कोई बच्चा बीच में से एक आध महीना करने के बाद स्कूल छोड़ता है, या मान लो अप्रैल में न्यू स्कूल में जाता है, तो भी उसको पूरी एमपीएस की फीस भरनी पड़ेगी 1 साल की, ऐसा। क्योंकि इस साल एमपीएस के प्रोबेबली 200 बच्चे तो मिनिमम छोड़ने वाले हैं स्कूल, मिनिमम 800 900 बच्चों में से 200 जन तो मिनिमम छोड़ने वाले हैं। निश्चय। हो गया? चलो। मैं दूं क्या और एक क्वेश्चन तुमको ऐसा सिमिलर आएगा क्या करते तुमको? पक्का? बर। चलो, बस मैं वैल्यूज बदल के देता, और मैं देखता कि तुम लोगों को सच्चे में सॉल्विंग आती है क्या, तो प्लीज इस बार ट्राई करना। 100 किलो का गोला, 50 किलो का गोला, और 25 किलो का गोला, 100 और 50 वाला गोला 100 मीटर दूर था। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स अगर फोर्सेस बैलेंस्ड है तो। अगर F1 और F2 सेम सेम है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, क्वेश्चन मार्क। प्लीज बच्चों, ऑफलाइन ऑनलाइन, इस बार तो आंसर निकालो, बस मैंने वैल्यू बदल के दी है भाई तुमको।
प्लीज इस बार तो आंसर निकालो सब्जेक्ट। आधे बच्चे स्कूल का कंप्लीशन मारते रहते रे फ्री फ्री। आएगा क्या ऑनलाइन सबको करके आएगा क्या? करो ना जल्दी करो ना सब्जेक्ट। प्लीज आंसर बताओ। और अगर तुमको कहीं पर लगे तो मैं वैल्यू लिख के रख देता हूँ। वही चाह रखा है? अरे देवा। रुको 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 एक काम करो। आएगा ध्यान दो। एक काम करो इसको 20 ले लो 20। इसको 20 करो 20। ये मत लगोड़ा 20 करा। तरी भी कोई फर्क नहीं पड़ना। क्या बनाएगा जाओ दे। ठीक है। हाँ ना वो 2020 कटने वाला है ना जी के साथ में। वो चाहने वाला है 58.6। नहीं ठीक है। दूंगा मैं पेपर में कुछ तो कांड करके दूंगा तुमको ट्यूशन के। चलो वो अगला। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अरे संविधान किधर से आ गया? भैया बोलो जी। हमें आंसर को पॉइंट में लेना कंपलसरी है या फ्रैक्शन में रखा तो भी चलेगा? नहीं पॉइंट में ला लेना दीदी। पॉइंट में लाना कंपलसरी है। हाँ ओके। जी। नहीं ठीक है ज्ञान की बात है आज नहीं कभी और। हाँ। अगला अभी देखो भाई न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वो एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन अपन ने कुछ उसके वॉकिंग। मैंने होमवर्क दिया था ना तुमको। करा ना ऑफलाइन किसने नहीं करा वो उबे रहो। या हैंड रेस करो हाँ उबे रहो उबे रहो उबे रहो भैया उबे उबे रहो जिन्होंने नहीं करा वो उबे रहो। काट रहे भाई। ताजे बकरे मिल गए हलाल करने को। चलो भाई। उठाई दे। आओ। बोल बेटा। इधर आ। इधर आ बेटा तेरा धुरंधर 2 करता मैं तेरा। याच्या मागं दिलता अर्धा ने क्या क्या? अर्धा क्यों हुआ? तेरा कितने बजे आई तो आज? कल ही चाहिए थी ना? आणि तुम रे 5 रताड़े। तुम्हारी एग्जाम है सेंट जॉर्ज कल कौन सा पेपर तुम्हारा? तुम बैठ जाओ। दो। इन द नेम ऑफ लॉर्ड। फादर ने वचन दिया तुमको। हेवनली फादर हैज ब्लेस्ड यू। अगले लो भैया ये 3। बोल। बोल अलेक्जेंडर। तू नहीं करा ना। कल छुट्टी थी ना? नहीं मतलब कल टाइम था ना बहुत। कल मैच वाला दिन था क्या? अच्छा तब अरे पर आज तो छुट्टी थी ना नाथ षष्ठी की। आज तो सुबह से तू कर सकता था। तू रे हर्षद। तू रे क्यों नहीं करा? किधर आया था तू? अरे, पण वो आया तो शेवरे भी था पिक्चर को आया था ना? फिर वो तो तेरी जबाबदारी भैया। आणि तुम दोनों 2 लो। आणि तुम 3 आओ तुम 4 लो। आओ। चला चला या। एक थोड़ा जगह करता हूँ। या जो किती? 7। हाँ भाऊ। ऑनलाइन करा तुमने होमवर्क? मैं ना कल 4th 5th 6th के सब बच्चों को देने वाला हूँ एक टॉपिक ऐसे का। मोस्ट क्रिएटिव पनिशमेंट फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स और उनके ऊट पटांग आइडियाज उनके लूंगा मैं कुछ इंप्लीमेंट करूंगा उसमें से। ठीक है कि जब जब तुम होमवर्क ना करो तुम्हारे घर पे एक बजर बिठाएंगे लगा तो तुम्हारी मम्मी आके तुमको गरम तवे पे चटकरी पीछे से।
कुछ तो हुआ ऐसा, बच जा रहे तुम्हारे साथ। बर, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वो बोलता है कि उसमें के अभी होमवर्क कल करके लाना, कल वापस देखूंगा मैं, यानी कल वो होमवर्क में के 2-3 क्वेश्चन है। एक बच्चे ने मेरे को डाउट डाला था बैंकिंग ऑफ रोड का, वो कर्व वाला, उसका फ्री बॉडी डायग्राम है ना, वो यही था ना, गाड़ी चल रही है ऐसे ऊपर, रेस कार वाले क्वेश्चन, फ्री बॉडी डायग्राम एम जी साइन थीटा एम जी कॉस थीटा ऐसा कुछ तो भी। तो दीदी तुम किया होमवर्क पूरा? आए? तो ग्रुप में है ना कोई एक, तो भी ग्रुप में उस पे आया तो होगा पक्का 100%। तू कल क्लास को नहीं आई थी क्या? अरे भाई किधर ऐड हो गए? देखो दीदी देखो, विषय ऐसा है, देखो आया तो था 8 मार्च, होमवर्क फॉर 9th to 10th मूविंग किड्स, अभी कर लेना जाने के बाद। कितना, 2.5 घंटे का था ना? पहला इक्वेशन है और इधर वाला ये दिक्कत था क्या कि ये वाला आ गया था? तो ऑफलाइन के कुछ बच्चों को तो समझ गया होगा ना ये पहले से, पुली वाला भी अपन ने पढ़ा है ना ये सारा। जिन जिन बच्चों को मैम का एक्सप्लेनेशन नहीं समझ आया, ठीक है मैं पढ़ा दूंगा। ये वाला याद है ना तुमको, डिराइव करा था अपन ने, नॉर्मल रिएक्शन की ये वैल्यू निकाली थी अपन ने, एक्सेप्ट फॉर फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं लिया था अपन ने। हाँ नहीं, फ्रिक्शन नहीं था उसमें, पर अपन ने स्टिल नॉर्मल रिएक्शन की एक वैल्यू भरपूर बड़ी सारी निकाली थी। ये सारा ये पढ़ा है अपन ने पूरा, तो ठीक है। ये वाला तो इसमें आता है, एनएसओ में स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहता है। 9th स्टैंडर्ड में एनएसओ का लेवल 2 में हुआ था कोई सिलेक्ट तुम में से? देवा 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 यार, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वो कहता है कि तुम गांधी जी को एक थप्पड़ मारोगे तो गांधी जी अपना दूसरा गाल आगे नहीं करेंगे, गांधी जी तुमको पलट के मुक्का मारेंगे। ठीक है, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। फिर इसका फायदा क्या है? इसका फायदा होता है फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में। मैं तुम्हारी कुछ प्रैक्टिस लेता हूँ बस। एक बार की बात है, एक बच्चे को एक बार की बात है, एक बच्चे को दीवार से यूं टांग दिया गया, यहाँ से रस्सी से। तो तुम देखोगे कि धप से गिर जाएगा ना इधर, तो ये धप से गिर ना जाए, इसलिए यहाँ पे इसको सीधा टाइट रस्सी से बांध दिया, सीधा। और मालूम पड़ा कि अरे ऐसा तो ये रहेगा नहीं। कुछ देर बाद इसको छोड़ने के बाद इसकी पोजीशन ऐसे हो गई कि लाल वाली रस्सी थोड़ी नीचे आ गई, नहीं जो ब्लैक वाली थी थोड़ी सी वो स्ट्रेच होके ऐसे रह गई। अब ये ब्लॉक की फीलिंग लो सब जन। इस बॉक्स पे, एम मास के बॉक्स के बारे में सोचो, कौन कौन है जिसका हाथ पैर टांग खींच रहा है? बस इस एम मास के ब्लॉक का मीडिया इंटरव्यू लो, है ना। प्रशासन से आप क्या कहना चाहेंगे, आपको किस किस से दिक्कत है, क्या बोलेगा ये ब्लॉक? सब जन सोचो, एवरीवन थिंक। हाँ, एक तो ये बोलेगा कि ग्रेविटी मुझे नीचे खींच रही है विद अ फोर्स एज mg। फिर ये दोनों वायर मुझे खींच रहे हैं, वायर या रस्सी के फोर्स को कौन सा फोर्स बोलते हैं? टेंशन फोर्स बोलते हैं। तो ये वाला मेरे को T1 से खींच रहा है और ये वाला मेरे को T2 से खींच रहा है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का ये बना पाना, इसको बोलते हैं FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। बस उस बॉडी पे क्या बीत रही है, ठीक है। तरुण को लांडो ने मार डाला, उसके बाद में तरुण के घर वालों पे क्या बीत रही है, ये मीडिया के इंटरव्यू में अपन देख सकते हैं। समझ रहा कि तुमको एक फ्री बॉडी डायग्राम से अपन समझ सकते हैं। मैंने तुमको वीडियो नहीं दिखाए ना वो सारे, वो छोटे बच्चों के वैसे इसमें दिखा रहा था ना। हम्म। फिर अपन ने एक फ्री बॉडी डायग्राम कल एक देखा था साइकिल के टायर का, है ना, कि साइकिल का टायर है, आगे जाना चाहता है, कौन उसको आगे लेके जा रहा है? वो फोर्स, वो जो पूरा मेटल बॉडी होती है ना साइकिल की, पैडल वगैरह सब चल रहे हैं, वो मेटल बॉडी उसको खींच के आगे लेकर के जाने की कोशिश कर रही है। और वो आगे जाने की, वो तो मेटल बॉडी तो उसको आगे ले जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फ्रिक्शन उसको आगे से ले जाने की कोशिश कर रही है। तेरा तो न्यूजीलैंड कर दूंगा मैं, ठीक है। तो फ्रिक्शन भी इस पे आगे से लगता है, ये अपन ने देखा था। ये भी फ्री बॉडी डायग्राम है एक। फिर उसके बाद में कुछ भी ले लो, अब तुम ये पंखा ले लो, पंखा, ठीक है, एग्जाम के रिजल्ट के दिन बहुत काम आता है पंखा, हवा खाने के, गर्मी के दिन है। तो पंखे को अगर अपन देखें, सीलिंग पे लटका एक पंखा, ठीक है, पंखे का वो पंखे के 3 ब्लेड हटा दो क्योंकि वो तो वैसे भी कुछ काम नहीं आते।
जो भी होना है वो तो होने को कौन ही टाल सकता है। तो ये जो सारा सारा है, अब ये पंखे का सोचो क्या हो रहा है, इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं, सोचो ना। फिर हल क्यों नहीं रहा, अगर फोर्स लग भी रहे तो हल क्यों नहीं रहा? हल व्हाई इज दिस पंखा एट रेस्ट? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स इन रेस्ट unless until external force applies on it. External force तो लग रहा है, ग्रेविटी इस पे लग रही, फिर भी why does it remain at rest? Because externally the force should be unbalanced. But right now जितनी ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, उतने तेजी से इसको दीवार ने पकड़ के रखा है ना, दीवार ने इसको पकड़ के रखा है ऐसे। तो ये बैलेंस हो गया, बैलेंस। इसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ध्यान से समझ सकते हो क्या? बरोबर का? सगळेजण इकडे पहा, और एक फ्री बॉडी डायग्राम बताता मैं तुमको। मुझे नहीं पता तुमको आइडिया है कि नहीं, लेकिन रेसिंग क्रैम्प कैसे रहते हैं मैं तुमको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, F1 ट्रैक्स। अभी म्यूजिक ट्रैक ना आ जाए बस, क्योंकि मैं बहुत गाने सुनता हूँ। देखो ये वाला सुना है क्या तुमने, ये हैंस जिमर का बहुत क्रेजी गाने हैं। चल तुमको होमवर्क डालते हैं, मैं सुन लेता हूँ। होमवर्क, लिसन विथ हेडफोन्स। F1 ट्रैक्स टिल्ट बताता हूँ मैं तुमको। ये देख। You might have seen some racetracks are really tilted, but they're not just for style. Without them, cars could spin out or even fly off the track. You see, most people think racing is all about speed, but in reality, anyone, even a normal person, can hit 200 miles per hour in a straight line. But the real problem occurs in handling that speed, especially on tracks full of sharp turns where even professional drivers struggle. That's why NASCAR invented tilted tracks, which are 33-degree tilted from surface. ये कोई कैमरा एंगल नहीं है, ये एक्चुअल है। तो ये ऐसे लिटरली 33 डिग्री वो रास्ता उठे वाला रहता पूरा। ठीक है, उस पे जाते हैं वो गाड़ी, बुंग 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 बुंग, दिख रहा है ना सब बच्चों को, ऐसा बजा रहा। तो अभी इसका अपन एक फ्री बॉडी डायग्राम जस्ट रखते कि मान लो अभी गाड़ियां नहीं चल रही, बस एक बच्चे को जाके वहां पे लेटा दिया। बच्चे को या बक्से को मान लो एक बॉक्स रख दिया, बॉक्स, और रियल वाले रोड पे रखा। रियल वाले क्या हो रहा होगा इस बॉक्स के ऊपर? इस बॉक्स पे कौन कौन फोर्स लग रहे होंगे, सोचो। हाँ, आज ये बॉक्स किधर घसरेगा, नीचे के ऊपर? नीचे। अगर ये बॉक्स नीचे घसर रहा होगा तो इसको फ्रिक्शन किधर लगेगा? फ्रिक्शन इसके अपोजिट में लगेगा। फ्रिक्शन मोशन रोक, रिलेटिव मोशन रोकना चाहता है, फ्रिक्शन चीजों को घसड़ने नहीं देना चाहता। तो कृष्णा के टकले दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता, फिर फ्रिक्शन इधर आगे को लग रहा था, क्योंकि वो जो पॉइंट चिपके वाला था ना, वो अगले क्षण उस दिशा में जाने वाला था। और फ्रिक्शन जब होता है तो फ्रिक्शन नहीं चाहता कि तू मुझे छोड़ के जा, फ्रिक्शन बोलता है तू सी ना जाओ। समझ रहा है तेरे को? तो फ्रिक्शन उस पॉइंट को पीछे नहीं जाना देना चाहता था, इसलिए फ्रिक्शन आगे लग रहा था। अब ये वाले घोड़े के केस में ये घोड़ा नेचुरली नीचे स्लाइड होने वाला है, तो फ्रिक्शन इस पे ऊपर लगेगा। और कौन लगेगा फ्रिक्शन के अलावा इस पे, रेड कलर में? अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन किसको बोलते हैं? जिस जमीन पर हम बैठते हैं वो जमीन प्रतिकार में हमको धक्का देती है। ठीक है, पलट के वो जमीन हमको धक्का देती है, तो एक नॉर्मल रिएक्शन। और रहेगा इसका वजन, डब्ल्यू, वेट। समझ रहा है क्या तुमको? वेट की वैल्यू तो सबको पता ही है, mg, पता है ना? नॉर्मल रिएक्शन कितना रहता है? नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल वो जो है ना, नॉर्मल अगर फ्लैट जमीन पे रखा तो उतने के बरोबर रहता है। अभी इस केस में क्या होगा, ये जो वेट है ना बच्चों, वेट, हमको इस वेट के, इस mg ग्रीन cos theta। कलर के फोर्स के, यस, हमको दो टुकड़े तोड़ने पड़ेंगे, दो, उसको बोलते हैं कंपोनेंट तोड़ना। एंड दिस नाउ बिकम्स हार्ड। अभी ये 9th में से 10th में जाने वाले नन्हे नन्हे बच्चों के लिए ये चीज हार्ड हो जाती है कि भाई ये अभी तक तो सब स्टोरी समझ आ रही थी, मजा आ रहा था, लेकिन ये आपने नीला नीला क्या निकाल दिया, ये कंपोनेंट क्या है भाई? कंपोनेंट नहीं समझ रहा क्या है ये, क्या विषय? तो कंपोनेंट, अगर जब तक बच्चों को कंपोनेंट नहीं आते तब तक अपन इस चीज में और आगे नहीं जा सकते, जरूरत भी नहीं फिलहाल जाने की, जाएंगे वापस कभी। ठीक है, तो ये जो मैं निकाल के बता रहा हूँ ना तुमको, इनको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम।
ये सब बच्चों ने ध्यान में रखने का, फ्री बॉडी डायग्राम। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और इसके वजह से हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, F इज इक्वल टू डी ऑफ एम वी बाई डी टी। ये फोर्स का फॉर्मूला है, दिस वन इज फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, देखो तुम में से बहुत जनों का भी तकलीफ होंगी गड्ढे समझने में, जो नाइन्थ में मेरे पास नहीं थे, और जो नाइन्थ में मेरे पास थे लेकिन पढ़ाई नहीं की, उनको भी तकलीफ होंगी, तो चिंता मत करो। इसके है ना, देखो इसका रियल फॉर्मूला है ना, रियल फॉर्मूला वो ऐसा है, फोर्स इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी। ये फॉर्मूला फोर्स है। लेकिन क्योंकि नाइन्थ स्टैंडर्ड के सिलेबस में कोई बच्चा अगर रास्ते पे भागना चालू करता है और वो बच्चा 4 दिन तक कंटिन्यू भाग रहा है, बावजूद इसके उसका मास चेंज नहीं होता। रियल लाइफ में चेंज होता क्या? आओ, पर नाइन्थ स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी में मास चेंज होता क्या? नहीं। डज मास चेंज? डज मास चेंज इन नाइन्थ स्टैंडर्ड का सिलेबस? आंसर इज नो, मास डज नॉट चेंज। तो इफ मास डज नॉट चेंज, और कोई, अब सबको मालूम है ट्यूशन में एडमिशन लेने के बाद में ये पहले ही दिन बोला जाता है सारे पेरेंट मीटिंग में कि सारे पेरेंट्स को, सारे बच्चों को ध्यान रखना है कि न्यूटन्स लॉ चैप्टर में मास चेंज नहीं होने वाला। फिर भी एक आंडू पांडू बच्चा मेरे को 4-5 दिन बाद चैप्टर में पूछ ही लेता है कि भैया मास चेंज होने का भी कुछ रेट होगा ना, टाइम के साथ में मास चेंज हो रहा होगा। मैं उसको बोलता इधर आ, तो कृष्णा पावर है क्या? ऐसे मैं उसको बोलता। फिर वो बच्चा गच्चू उसकी पच्ची हो जाती है, वो बैठ जाता। ठीक है, तो इधर मास चेंज नहीं होने वाला। अगर मास चेंज नहीं होने वाला तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, अरे वो जीरो रहेगा ना। चांदी के भाव बढ़ नहीं रहे ना घट रहे, बढ़ नहीं रहे यानी घट भी नहीं रहे, तो चांदी के भाव उतने थे। अंबानी जी बुरा मत मानना, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अंबानी जी बोल रहे हमारी दुकान को क्यों नुकसान कर रहे? ठीक है, तो चांदी के भाव मान लो बढ़ भी नहीं रहे घट भी नहीं रहे, और 1 महीने से वैसे चालू, यानी मालूम है कि अगले 1 महीने तक वैसे रहने वाले हैं। तो फिर भी कोई बच्चा मेरे को आके पूछ रहा भैया 4 दिन बाद चांदी का भाव क्या हो जाएंगे, मैं उसको इधर बुला के चापड़ मारूंगा, बोलूंगा आज जितना है उतना च रहेगा। क्योंकि टाइम के साथ, विथ चेंज इन टाइम देर इज नो चेंज इन मास। हाउ मच इज द चेंज इन मास? जीरो चेंज इन मास। मास जीरो नहीं है, चेंज जीरो है, मास चेंज ही नहीं होने वाला। नाइन्थ के सिलेबस में मास चेंज नहीं होता, क्योंकि नाइन्थ के सिलेबस में मास चेंज नहीं होता, तो नाइन्थ के सिलेबस में ये काड़ू काड़ू जीरो रहता, और वेलोसिटी इनटू जीरो वेलोसिटी हो जाता। और डीवी बाई डी टी, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी? एक्सेलरेशन। इसलिए नाइन्थ के सिलेबस में जिंदाबाद जिंदाबाद, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसा हो जाता। अब देखो जो बच्चे इधर मेरे पास नहीं थे, नहीं ध्यान दिया, कोई बात नहीं। ये स्टार ओरिजिनल फॉर्मूला है, पर ये ट्रिपल स्टार सस्ता फॉर्मूला है जो अपन इस्तेमाल कर। फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। लेकिन मैंने तुमको वापस एक बार, एक दिन मैंने बोला था कि ज्यादा करेक्ट फॉर्मूला है फोर्स अपॉन मास इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, बोला था ना। और फिर कॉज इफेक्ट दिखाने के चक्कर में मैंने तुमको कितनी इंग्लिश आती है उसकी औकात बताई थी मैंने तुमको, बोला था ना बहुत ज्यादा पढ़ाई करना, एक दिन तुमको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए समझ में। ठीक है, बस लिखो लिखो, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों, लिखो, कुछ तो लिखो, भले ही कुछ समझे ना समझे, थोड़ा बहुत लिख लेना चाहिए हवा मारने के लिए स्कूल में। बोलने का देख देख मैं ट्यूशन लगाया, ऐसी ऐसी चीजें पढ़ाते, कुछ समझ नहीं आता पर मजा बहुत आता था। तुम्हारे संपर्क में कोई चौथी का 7वीं का बच्चा होगा ना अगर, जो इस साल स्कॉलरशिप में बैठे वाला है, तो बोलना अपनी बैच चालू है 20 अप्रैल तक, उनकी स्कॉलरशिप तक। बाद में तुम सबको तो अप्रैल में छुट्टे रहेंगी, शायद 10वीं चालू रहेंगी बस। मानी, बस मग झालं सगळं। तुम्हारी एंट्रेंस एग्जाम है ना 6 अप्रैल, 8 अप्रैल, 8 अप्रैल। एवरीथिंग फील्स क्रेजी, स्कोर ना आगे जा रहा ना कम हो रहा, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्कोर जीरो है, एक ही स्टेशन पे रुका है।
तो हालत खराब है भैया नीट वालों की। अब मैं आता हूँ तो करूंगी वो होमवर्क पढ़कर। आज क्लास नहीं है क्या 10th का? है जी। हो गया। ठीक है। आज का होमवर्क दे रहा हूँ एक। हाँ, कल का जो बाकी वो भी करने का, और आज का जो रहेगा वो भी करने का। कल मैंने बहुत फॉर्म में आ जाता है यार एकदम। जो न्यू बच्चे हैं ना उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा भैया। होमवर्क तारीख क्या है? 9 मार्च। मोशन इन स्ट्रीट। कल सारे ऑफलाइन बच्चे जो है ना लासुर के, वो ऑफलाइन, लासुर वाले बच्चे तो ऑफलाइन ही प्रेजेंट रहेंगे। और ऑनलाइन बच्चों का मेरे को पीडीएफ आई वाला रहेगा, नहीं तो मैं क्लास में नहीं लूंगा होमवर्क। दोनों होमवर्क का पीडीएफ आई वाला होगा मेरे को, क्योंकि सबकी एग्जाम हो गई है स्कूल की। अगर किसी की स्कूल की एग्जाम चालू है तो वो मेरे को टाइम टेबल भेज के रखे, तुमको गरज नहीं भेजने की। ठीक है। मैं तुम्हारे स्कूल को कॉल लगा के कंफर्म कर लूंगा फिर सुबह से इसमें चालू है क्या। बाय बाय।